कैसे पहचाने, या कौन सा ऐसा साइन है जो हमारी बॉडी हमें देती है कि पोल्यूशन हमको डैमेज कर रहा है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक बार चेकअप कराना चाहिए कि कितने हद तक हम लोग डैमेज हो चुके हैं? जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले 2-3 इमेजेस और मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये वो ऑडियंस है जिसकी ग्लोबल रीच है। तो अगर ये स्लाइड प्रोजेक्ट कर दें प्लीज, जो मैंने एडवांस कर दी है। आई वुड जस्ट लाइक एवरीवन टू कीप दिस इन देयर माइंड। यह एक स्लाइड है जिसमें मैंने बॉटल में मिल्क की जगह सिगरेट्स रखी हुई हैं, जस्ट टू कन्वे दैट इन ए पोल्यूटेड सिटी द न्यूबॉर्न्स बिकम स्मोकर्स। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या हो रहा है उसके बारे में मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं लंग कैंसर ऑपरेट करता हूं, 1988 में शुरू किया था। मैंने 2 डेटा रखे हैं। लेफ्ट ऑफ ऑन योर लेफ्ट 1988 की सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे 90% पेशेंट्स उसमें स्मोकर्स होते थे, हार्डली एनी नॉन स्मोकर, एवरेज एज 50 to 60, नो वुमेन, एंड कलर हमारा लंग्स का पिंक होता था। राइट साइड में देखिए कि आज हमारे 50% ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट्स आर नॉन स्मोकर्स। Half of the lung cancer patients today are non-smokers. 40% of the patients are women, and the peak age has come down now. Most of the patients we are seeing are in 40s. So left side में वो smokers disease थी और आज यह smokers disease से breathers disease हो गई है. If you breathe, you are at risk of lung cancer. So it's a very, very serious kind of damage which is occurring. और दूसरा फैक्ट यह है कि ये लंग कैंसर जब प्रेजेंट करता है तो ये खांसी, और खांसी में ब्लड से प्रेजेंट करता है, जो हमारे कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत रैम्पेंट है, उसके भी सिम्टम्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज यंग पेशेंट्स आर मिस्टेकन एज ट्यूबरक्लोसिस एंड गिवन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर इट गेट्स डायग्नोज्ड, एंड बाय दैट टाइम it becomes stage 4. So 90% of lung cancer today we are diagnosing in stage 4. ये 2 बहुत सैड फैक्ट्स हैं और आने वाले 10-20 साल में ये और बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट ईच वन ऑफ अस इज हैविंग 24/7। सर, इससे बचें कैसे, अपने आप को कैसे बचाएं हम? इतनी सीवियर अगर कंडीशन है, हेल्थ इमरजेंसी है, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है टीवी पे कि अब पॉल्यूशन तो जो है सो है, अब आप इससे बचने का उपाय बता दीजिए। तो मैं उसको एक आंसर से करता हूं कि ये ऐसे ही हुआ कि जैसे आपने एक सफारी सूट पहना हुआ है व्हाइट कलर का, और आप किसी गंदे से पॉन्ड में कूदने जा रहे हैं और आप पूछें कि सर मुझे कूदना तो है लेकिन मेरा सफारी ना गंदा हो, जरा उसका सोल्यूशन बता दीजिए। अगर आप 350-400 AQI में सांस लेंगे तो प्राची जी पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई ये तरीका नहीं है कि आप इसके हेल्थ इल इफेक्ट से बच सकें। दूसरा, हम अक्सर कोशिशें करते हैं कि पॉल्यूशन तो है, हम अपना कुछ सोल्यूशन करके अपने को पर्सनल मेजर्स ले लें, जो बाद में शायद आप उस इशू को रेज करेंगे, एयर प्योरीफायर्स या इन सब इशू को, वो भी इसका सोल्यूशन नहीं। अगर आप इतिहास को देखें, किसी भी कंट्री ने वर्ल्ड में हवा को पॉल्यूटेड होने देने और उसके बाद उसको क्लीन करके एयर पॉल्यूशन को एड्रेस नहीं किया है। लंदन हो, बीजिंग हो, कोई और देश हो, हवा को पॉल्यूटेड होने से रोक कर ही उन्होंने सोल्यूशन किया है। 2 सोर्सेज हैं, धूल और धुआं। मैं इसको धूं कहता हूं। धूल यानी डस्ट, वो किसी भी सोर्स से आए, कंस्ट्रक्शन साइट से आए, हमारी रोड्स जो खुदी पड़ी हैं, नई रोड्स के साइड में कच्चे पैचेज हैं जहां से धूल आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पार्टिकुलेट मैटर का, PM10 2.5। और दूसरा जो धुआं, चाहे इंडस्ट्री से हो, व्हीकल से हो, बर्निंग से हो, किसी भी जगह से हो, धूल और धुएं को कलेक्टिवली मिल करके कम करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो इशू आप रेज कर रहे थे डॉक्टर हांडा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ये सवाल कि N95 मास्क लगाकर घर से बाहर निकलो, घर में एयर प्यूरिफायर लगा लो, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, वो घर पर रहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इन सबको बंद कर दो तो शायद आप बच सकते हो। क्या ये वास्तव में सोल्यूशन है? जी देखिए, कुछ हद तक तो डॉक्टर अरविंद ने बता ही दिया है कि ये सोल्यूशन नहीं है, पर वो हमेशा ना हमसे पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ, कुछ तो बता दो जिससे हम कुछ बचाओ उसके। सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते जी, तो उसमें यही है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो पर्सनल तौर पे कर सकते हैं आप, और
इसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों को बीमारियां होती है ना, उनकी जो वर्सनिंग होती है उससे बच सकते हो आप। जैसे किसी को अस्थमा है या सीओपीडी है, उनको मैं बोलता हूं कि आप इन दिनों में मास्क लगा के रखें। तो मास्क से कम जो इरिटेंट है वो अंदर नहीं जाते। जो पार्टिकुलर मैटर है सीधा अगर जाएगा वो हमारे सांस के नलके में तो कुछ इरिटेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। उसकी वजह से जो अस्थमा या सीओपीडी कंट्रोल था उसका कंट्रोल खराब हो सकता है। तो उस केस में N95 मास्क यूजफुल हो सकता है। दूसरा, बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि सडनली अभी मार्केट में इतना वो है कि एयर प्यूरीफायर सडनली गायब हो गए हैं, मिलते ही नहीं है। हर कोई चाहता है मैं एयर प्यूरीफायर लगाऊं। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है। उसका रीजन है कई सारा। एक तो ज्यादातर को हमको ये पता नहीं है कि एक जो प्यूरीफायर ले रही हैं वो किस स्पेसिफिकेशन का लेना चाहिए। मीन्स एक प्यूरीफायर जो किसी बड़े रूम के लिए वर्सेस छोटे रूम के लिए वो अलग साइज होता है। फिल्टर कब चेंज करना है, जो जिस रूम में हमें रखना है उसको एयर टाइट रखना है। अगर हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए दरवाजा खोला तो एयर तो एकदम से इक्विलिब्रेट हो जाती है और एयर क्वालिटी एकदम से डिप करती है। तो ये सारी चीजें जाने बगैर मुझे नहीं लगता कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या जो भी हम करना चाहें वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होंगे।